हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि शब्द विचार क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था, वो हमारी क्लास 2 थी। इस वीडियो के अंदर हम शब्द विचार पढ़ेंगे, ये हमारी क्लास 3 है। ठीक है, तो क्लास 1 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा है, और क्लास 2 के अंदर मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाए हैं, और क्लास 3 के अंदर मैं आपको शब्द विचार पढ़ाने वाली हूँ। तो ये बता देती हूँ, शब्द विचार पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि शब्द विचार आखिर आए कहाँ से हैं। तो शब्द विचार व्याकरण का दूसरा भेद है। व्याकरण के 3 भेद होते हैं, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो हमारा दूसरा भेद है शब्द विचार, जो कि हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो वर्ण विचार था, मैं जब पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा शब्द विचार है, इसके अंदर हम शब्द विचार के जितने भी टॉपिक होते हैं कि शब्द विचार क्या होते हैं, शब्द विचार के भेद कितने होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। जो भी आपको यहाँ दे रखा है ना, हम ये सब पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और यौगिक। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द, सार्थक, निरर्थक, ये सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा, इसके अभ्यास प्रश्न भी करवाऊंगी, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर शब्द होते क्या है। तो वर्णों या अक्षरों से बना एक ऐसा स्वतंत्र समूह। इसने कहा है कि वर्णों, जो शब्द होते हैं ना, जो हमारे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, वे किससे बने होते हैं? वे वर्णों से बने होते हैं, अक्षरों से बने होते हैं। वर्णों या फिर अक्षरों से। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? वर्णों से बने होते हैं, अक्षरों से बने होते हैं। हम वर्ण को अक्षर कह सकते हैं। ठीक है, और जो शब्द है ना, उसका दूसरा नाम तो क्या होता है? पद। मतलब अगर कोई वाक्य के अंदर हमारा जैसे राम खेलता है, तो उसमें बहुत सारी शब्द आए ना, तो अगर हम इसे वाक्य के अंदर लिखते हैं ना, तो पद कहलाते हैं। हम उसे पद भी बोल सकते हैं। अगर आप पद ना बोलना चाहो तो शब्द बोल दो। ठीक है, तो इसके 2 नाम होते हैं, शब्द और पद। इसके होते हैं वर्ण या फिर अक्षर। तो देखो, वर्णों या अक्षरों से बना एक ऐसा समूह, एक ऐसा स्वतंत्र समूह, मतलब वर्णों से वर्णमालाएं होती हैं, उनसे एक हमारा शब्द बनता है। मतलब वर्णों को मिलाकर, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। मतलब इसे कहने का मतलब है कि अगर हम वर्णों को मिला देंगे तो उसे एक शब्द बन जाएगा, बनेगा, और वो जो शब्द बनेगा ना, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द नहीं माना जाएगा। ऐसे कोई भी वर्ण जोड़ दोगे तो वो शब्द नहीं होगा, शब्द का कोई अर्थ होगा, तब जाकर वो शब्द माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण दे रखा है, लड़का और लड़की। तो इसमें लड़का है, तो लड़का में कितने वर्ण जुड़े हो? बहुत सारे हमारे वर्ण जुड़े हुए हैं ना, ल, ब, क, आ। अब ये सब क्या है? वर्णी तो है, अक्षरी तो है, ये सब ये हमारे वर्ण है। वर्ण मतलब हमारे ऐनार होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं, वर्णमालाएं हमारी, वो वर्ण। तो हमारे ल क्या है? व्यंजन है, ड भी व्यंजन है, क भी व्यंजन है, आ स्वर है। मतलब वर्णों से हमारे बहुत सारे वर्ण जुड़कर एक शब्द को बनाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे जब शब्द वर्ण जुड़कर क्या बनाता है? एक शब्द बनाता है। ठीक है, वर्णों से मिलकर शब्द बने हुए हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाक्य विचार ही पढ़ेंगे। तो देखो, इससे हमारा लड़का कैसे बना? बहुत सारे वर्ण जुड़े हैं ना, ल है, ड है, क है, आ है। अब हमने ये जोड़ दिया, इसका कोई मतलब है? बिल्कुल है, लड़का। एक मतलब ही तो आप समझते, कोई भी लड़का हो गया, जैसे कि वह लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट है लड़की। अब वो लड़की किससे? बहुत सारे हमारे वर्णों से बनी है, बहुत सारे अक्षरों से बनी है, एक शब्द है, इसका अर्थ भी है। हाँ, एक लड़की है, इसका अर्थ है। ठीक है, कमल, कमल एक फूल है, इसका भी अर्थ है। कमल एक, मतलब जो हम शब्द बनाए ना, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर ये कमल है, अगर इसकी जगह हम ये लिख दे मलक लिख दिया, तो अब कहोगे ये शब्द तो बने हैं, क्योंकि हमारे शब्द क्या होते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो हमारे वर्ण तो है इसके अंदर,
उनको भी जोड़ दिया है, उनका एक समूह बनाया है, तो ये शब्द भी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। कोई अर्थ है? मलक का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई शब्द है नहीं। कमल है, अब कमल का तो अर्थ निकलता है, कमल एक फूल है, पुष्प है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा शब्द हुआ। ठीक है, शब्द जान गए क्या होता है? हमारे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णमालाओं से जो भी हमारे शब्द, मतलब जितने भी हमारे अक्षर होते हैं, उन्हें हम जब जोड़ देते हैं ना, तो एक शब्द का निर्माण कर देती है। जैसे कि कमल था, कमल में कै है, मैं है, ल है। आप मत जाने कि ये क्या है, मतलब हमें कमल बनेगा, आपको नहीं पता किसका कमल बनेगा, पर आपने ये 3 शब्द ले लिए, आपने कहीं से भी उठाकर ये 3 शब्द ले लिए और इन्हें जोड़ दिया, तो जाके कमल बन गया। अब आपको पता है कमल क्या होता है, तो हम, चलो आपको पता है कमल क्या होता है, हमें पता है कमल क्या होता है, तो इसका मतलब ये शब्द है। अगर ऐसे ही हम कोई भी और उठा लेंगे, 3 शब्द तो हमने ये भी उठा रखे हैं, वहीं से वर्णमाला में से निकाल कर हमने 3 शब्द लिए ना, अब इसको भी जोड़ देंगे तो इसका मलक बन जाएगा। तो हमने ये शब्द सुन रखा, पर ये शब्द हमने सुना ही नहीं। ये शब्द है ना, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, ये निरर्थक शब्द है, ये गलत हो जाएगा, तो ये कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे जो शब्द होते हैं ना, वे वर्णमालाओं की, मतलब जो वर्णमाला होती है ना, हमारे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार का वर्गीकरण, मतलब शब्द को हमें वर्गीकरण कर दिया इसका। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। तो अब हम पहले पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं हमारे शब्द के भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर हमारे 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो ये जो हमारे अर्थ के आधार पे है और प्रयोग के आधार पे है, इसे मैं भी बता देती हूँ, और रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर डेफिनेशन के साथ बताऊंगी। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द वे होती हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। देखो, सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिनका कोई अर्थ निकलता हो। क्योंकि देखो, सा का मतलब क्या होता है? साथ, साथ। देखो, साथ इसमें जुड़ा हुआ है ना, साथ, तो मतलब जो जिसके पास अर्थ हो, अर्थ का साथ हो, मतलब जिसमें अर्थ निकलता हो, वो सार्थक होगा। निरर्थक, निर का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब जो जिसमें अर्थ नहीं निकलता हो, उसे हम कहते हैं निरर्थक। ठीक है, अगर इसे अच्छी तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर अर्थ छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर भी अर्थ, निरर्थक, इसमें नहीं और अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, तो सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। सार्थक और निरर्थक। देखो, अब कौन कौन से शब्द, उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं, हमने कमल का उदाहरण ले लिया है, अब हम लेंगे चाय वाय। अब इसमें से लिया चाय वाय, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं, कोई ना कोई तो ऐसे बोलता है कि चाय वाय ला दो, बोलते हैं ना, चाय वाय ला दो। तो इसके अंदर जो चाय है ना, वो तो हमारा सार्थक शब्द है, पर वाय निरर्थक शब्द है। हम जब बोलते हैं तो निरर्थक शब्द भी बोलते हैं और सार्थक शब्द भी बोलते हैं, हम दोनों शब्द बोलते हैं। निरर्थक शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता है, और सार्थक जिसका अर्थ निकलता है। ठीक है, तो देखो, अब हम बोला चाय, अब चाय है उसका तो अर्थ निकलेगा, हम चाय हमारी चाय है, इसका तो अर्थ निकल रहा है, पर वाय का कोई अर्थ निकलता, क्या है वाय? कुछ नहीं है, वाय कुछ नहीं है। चाय तो हाँ एक वस्तु है, पीने की वस्तु है, उसका अर्थ निकल रहा है, पर वाय का कोई अर्थ ही निकल रहा, क्योंकि वाय तो कुछ है ही नहीं, वो तो ऐसे ही बोल देते चाय वाय। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा, हम बोलते हैं कंबल वंबल, ऐसे बोला जाता है ना, कंबल वंबल। कंबल वंबल, तो इसमें क्या होता है? कंबल वंबल, ऐसे 2 शब्द हम बोल देते हैं कि कंबल वंबल ले आओ, कोई ना कोई ऐसे बोलता ही है,
जरूरी नहीं कि शब्द ऐसे ही कोई बोले ही ना, कोई ना कोई तो बोलेगा, ऐसे बोलेगा ना, कंबल वंबल ले आओ, आपने सुना भी होगा। तो कंबल वंबल के अंदर जो कंबल है ना, ये हमारा सार्थक शब्द है, बट जो वंबल है ना वो हमारा निरर्थक शब्द है, क्योंकि जो कंबल है वो उसका कोई अर्थ निकल रहा है, क्योंकि हमें पता है कंबल क्या होता है, एक ओढ़ने की वस्तु होती है कंबल। पर जो वंबल होते हैं उसका कोई अर्थ ही नहीं होता, उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, तो ये हमारा निरर्थक शब्द हुआ और ये हमारा सार्थक शब्द हुआ। दो तरह के शब्द होते हैं, निरर्थक और सार्थक, इसलिए मैंने ना पहले करवाया, क्योंकि जो हमारे जो शब्द होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, और दूसरा होता है निरर्थक जिसका अर्थ ही नहीं निकलता हो। समझ में आ गया? तो जो अर्थ के आधार पर तो हमारा हो गया है, अब हम कराते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमारे दो भेद है, ऐसे ही प्रयोग के आधार पर है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे होते हैं, विकारी शब्द जिनका कोई विकार हो, मतलब हम विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के आधार पर उसका रूप परिवर्तन हो सके, उसे हम विकारी कहते हैं। मतलब इनका जो रूप होता है वो परिवर्तन हो जाता है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। एक होता है विकारी शब्द जिसका रूप परिवर्तन हो जाए, और दूसरा होता है अविकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं हो, और किसके आधार पर? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। जैसे कि हम बोले लिंग के आधार पर करते हैं, लड़का, तो जो लड़का एक शब्द है, अब लड़का के अंदर हम लेंगे ये एक लड़का है, तो ये विकारी शब्द है। क्यों है? कैसे विकारी शब्द है? कारण बताइए। तो विकारी शब्द इस प्रकार है क्योंकि लड़का का हम लिंग के आधार पर रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप बोलो कि वह लड़का है, तो अगर लिंग के आधार पर ले तो लड़का के स्थान पर हम लड़की लगा देते हैं कि वह लड़की है, इसका लिंग बदल गया, वचन बदलना हो तो हम क्या बोलेंगे? वह लड़का है, वे लड़के हैं, तो ज्यादा हो गए, कम थे ज्यादा हो गए, वचन के आधार पर भी इसका रूप परिवर्तन हो गया। अब हम बोले कि कारक के आधार पर, तो बच्चों को खेलने दो, एक शब्द है कि बच्चों को खेलने दो, अगर इसका जो अर्थ मतलब इसका जो हमें रूप परिवर्तन करना है कारक के स्थान पर, तो मतलब इसका रूप परिवर्तन करना और कारक में लगाना, तो क्या लगाएंगे कि बच्चों को खेलने दो, है ना, कि बच्चों को खेलने दो, तो बच्चे जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं उसे बोलेंगे बच्चों को खेलने दो। अगर हम बोलेंगे कि एक लड़का खेल रहा है, फिर वो लड़का खेल रहा है, वचन के आधार पर लड़की खेल रही है, लिंग के आधार पर लड़के खेल रहे हैं, और वचन कारक के आधार पर उन लड़कों को खेलने दो। हम कुछ भी बना सकते हैं, पर उसके कारक तो आपको आती ही होंगी, कारक के स्थान पे करें तो लड़कों को खेलने दो, तो लड़कों को खेलने दो, इसमें को हमारा कारक चिन्ह, ठीक है। कारक आप बाद में पढ़ोगी, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी कारक भी क्या होते हैं, लिंग वचन ये भी पढ़ाए, मैंने को पढ़ाए थे और मैं पढ़ाऊंगी भी, ठीक है, क्योंकि हम इसके बाद बच्चा क्या नाम है वाक्य पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट में हम ये पढ़ सकते हैं। ओके, तो विकारी शब्द समझ गए ना कि जिनका हम रूप परिवर्तन कर सकते हो लिंग, वचन और कारक के स्थान पर। ऐसे ही इसी विपरीत होते हैं अविकारी शब्द, इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम इसका रूप परिवर्तन लिंग के आधार पर करेंगे तो कैसे होगा? देखो, अब विकारी शब्द के तो हमने ले लिया उदाहरण लड़का, लड़की, ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द हम ले लेंगे। हम बोले पैन, पैन नहीं, मतलब कुत्ता, तो यह एक कुत्ता है, बहुवचन में करेंगे मतलब वचन के आधार पर ये बहुत सारे कुत्ते हैं, तो हमने इसे वचन मतलब इसका रूप परिवर्तन हमने कर दिया, हमने इसका रूप परिवर्तन कर दिया, इनका रूप परिवर्तन हो सकता है। अब मैं लू मैं, तो एक शब्द है मैं, अब इस मैं का रूप परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम बोले मैं मुझे एक पेन दे दो, तो अब एक मैं है ना, एक शब्द है, उसे क्या चाहिए? एक पेन चाहिए, वो अपने लिए मांग, वो व्यक्ति है वो अपने लिए किसी और से काम पेन मांग रहा है कि मुझे एक पेन दे दो या फिर मुझे एक पेन चाहिए, तो मैं को एक उसने मुझे में इसका हमने क्या कर दिया, मुझे में हमने इसका रूप परिवर्तन कर दिया,
ठीक है, क्योंकि वो खुद था ना, खुद ने मांगा है, तो वो मैं नहीं, मतलब उसने खुद ने मांगा है ना, तो उसे मुझे बोल सकते थे। ठीक है, मैं की जगह पे हम मुझे लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे एक पेन दे दो, या फिर मैं पेन लेना चाहता हूँ। हम ऐसे बोल दे कि मैं पेन लेना चाहता हूँ, मुझे एक पेन दे दो, तो हमने क्या किया, मैं के स्थान पर हम मुझे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विकारी शब्द था, हमने इसका रूप परिवर्तन कर दिया। बट जो अविकारी शब्द है उसका रूप परिवर्तन कैसे करें, हो ही नहीं सकता। लिंग, वचन और कारक के स्थान पर, मतलब कारक के द्वारा हम इसका रूप परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि अविकारी शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता। अगर आप लिंग लगाओ, वचन लगाओ, कारक लाओ, कोई भी चीज लगा दो, पर इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण है तथा। अव्यय, मतलब अविकारी शब्द को का दूसरा नाम है अव्यय। उदाहरण दूंगी, तथा, किंतु, और, ऐसे और शब्द है, धीरे धीरे। अब इसका हम रूप परिवर्तन करेंगे, हमने लिंग में कर दिया इसका रूप परिवर्तन। अगर मैं कहूं कि वह लड़का धीरे धीरे चल रहा है, तो उसके अंदर जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या है, अविकारी शब्द है। सबको पता है उसमें धीरे धीरे शब्द कौन सा है, हमारा अविकारी शब्द है। तो अब धीरे धीरे जो शब्द है इसका रूप हम परिवर्तन नहीं कर सकते। हमने हमने ये शब्द बोला कि वह लड़का धीरे धीरे चल रहा है, अगर हम इसे लिंग में करते हैं तो हम वह लड़की धीरे धीरे चल रही है। अगर हम लड़की लगाएंगे तो भी धीरे धीरे ही बोलेंगे, धीरे धीरे को हम चेंज नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे तो नहीं बोल सकते, अगर लड़की पे लगाना तो धीरे धीरे बोल दें, नहीं, हम धीरे धीरे ही बोलेंगे। अगर कारक पे करेंगे, उन लड़कों को धीरे धीरे चलने दो, तो भी धीरे धीरे ही लगे। इस धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लड़का में हो जाए या फिर उनकी जगह पर हम कुछ भी लगा दे, पर हमारे जो धीरे धीरे जो शब्द है ना उसका रूप परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तथा देखो, क्या नाम है, गीता और रमा, गीता और रमा खेल रही है, तो गीता और रमा में जो है ना और शब्द है, और शब्द, ये जो शब्द है ना वो हमारा अव्यय है, क्योंकि ये जो शब्द है वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे हम वचन, कोई लड़की का नाम लगा ले, लड़का का नाम लगा ले, या फिर बहुवचन कर ले, एकवचन कर ले, और जो है ना वो और ही रहेगा, इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि रमा और गीता खेल रही है, हम ले तो राम और श्याम खेल रही है। लड़का को लगाए तो भी हम और ही लगाएंगे, अगर लड़की लगाए तो भी हम और लगाएंगे। ठीक है, हम स्त्री लगाए, पुरुष लगाए तो और का और रहेगा, अगर कारक लगाना हो तो भी और रहेगा। वचन लगाना हो, जैसे कि हम बोले कि हाँ, लड़कियां और लड़के और लड़, लड़के और लड़कियां खेल रही हैं, तो लड़के और लड़कियां, इसमें लड़के बहुवचन है, लड़कियां बहुवचन है, इन दोनों को और ने जोड़ा है, मतलब एक और ही है ना, और तो उसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ। वचन में किया, रूप परिवर्तन नहीं हुआ, लिंग में किया तभी भी नहीं हुआ, वचन में किया तभी भी नहीं हुआ, इसका रूप परिवर्तन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अविकार शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता है, किंतु कर लो, परंतु कर लो, कुछ भी कर लो, इनके भी भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द के भी हमारे भेद होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये अविकारी शब्द और विकारी शब्द के भेद पढ़ने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा रखे हैं, पर वो मैंने उसे अपनी जो क्लास जो शुरू करवाई है उनमें नहीं पढ़ाई थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने आपको जो शुरू से क्लास शुरू किया, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, ऐसे हम लेके चलेंगे, सब कुछ सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पहले ही पढ़ना हो इनके बारे में तो बता दो, वरना जब इनकी बारी आएगी पढ़ने की तब इनके बारे में मैं बताऊं। ठीक है, अविकारी शब्द और विकारी शब्द क्या होता है, इनका अलग से एक चैप्टर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। ओके, तो इतना समझ लीजिए, शब्द में तो हमारे दो शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। फिर आता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखो इसे भी पढ़ लेते हैं, इन सबको मैं तो अब हम उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो इनका एक अर्थ होता है तत् प्लस में सम, तत् प्लस में सम, तब जाकर बनता है तत्सम। दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस में सम से बना है तत्सम, उसका मतलब होता है उसके समान। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से, हमारी जो संस्कृत भाषा है उससे ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना बदलाव के हिंदी भाषा, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के शब्द थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, वो सीधे हमारी हिंदी भाषा के अंदर आ गए हैं, वे क्या होंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे तद्भव शब्द है, इसमें क्या होता है कि इसमें बदलाव क्या आते हैं। देखो तत्सम के अंदर क्या होता है कि संस्कृत भाषा से बिना बदलाव के, कुछ बदलाव नहीं किया है, सीधे हमारी हिंदी भाषा के अंदर वो हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। पर जो हमारे तद्भव होते हैं ना, वे हमारे हिंदी मतलब संस्कृत भाषा से कुछ बदलाव में हिंदी भाषा में आते हैं। जैसे कि अब ये है, ये संस्कृत का भाषा संस्कृत है, अब इसको हमें हिंदी में लिखना है। तद्भव का उदाहरण दे रही हूँ, शिर है और ये संस्कृत है, इसका मतलब होता है खीर, इसका कुछ बदलाव किया तो हमारा हिंदी भाषा में आया। मतलब संस्कृत संस्कृत में कुछ हमने परिवर्तन किया, जिसका नाम किया हमने खीर, मतलब शीर था, एक शीर शब्द था संस्कृत का, उसको हमें हिंदी भाषा में लाना था। तो ये ऐसे शब्द हैं, ये जो खीर है या फिर हमारा दूध हुआ, खीर, दूध, आंख, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से तो आए तो है हमारे, परंतु इनमें बदलाव हो चुका है, क्योंकि संस्कृत भाषा में से इनका कुछ नाम अलग था और हिंदी भाषा में इनका नाम अलग हो गया, मतलब बदलाव के साथ आएंगे। अब हम लेंगे नेत्र, ये हमारा नेत्र क्या है? तत्सम शब्द। अब लेंगे चक्षु, का मतलब होता है आंख, आंख होता है, आंख हमारी जो है तद्भव, आंख क्या है? तद्भव शब्द है। नेत्र क्या है? तत्सम शब्द है। अब हम लेंगे जैसे कि पुस्तक, क्या है ये हमारा? तत्सम शब्द है, नेत्र है तो पुस्तक है, क्योंकि हम वैसे तो ये हमें हिंदी में लिखते हैं पुस्तक तो, परंतु इनमें जो है संस्कृत भाषा में ऐसे पुस्तक लिखे जाते हैं, हम संस्कृत में लिखते हैं पुस्तक या पुस्तकम। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे लिखते हैं हम, तत्सम शब्द है ये हमारा। अगर हमें इसे हिंदी में लिखना हो, मतलब तत्सम, अगर देखो मैं बता दोबारा, तत्सम शब्द क्या होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते हैं बिना बदलाव के। तो संस्कृत भाषा में पुस्तक बोलते थे, नेत्र बोलते थे, हमारे बिना बदलाव के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द में आ गए हैं। तो हमारे ये क्या हुए? तत्सम शब्द के उदाहरण हो गए। अब तद्भव शब्द वैसे होते हैं जो हमारे ऐसे शब्द जो संस्कृत से कुछ बदलाव में आए हैं हमारी हिंदी भाषा में। तो हमारा जो शीर है, अब शीर एक संस्कृत का शब्द है, उसका बदलाव किया तो खीर बन गया, खीर बन गया ना। संस्कृत में हम शीर बोलते थे, हिंदी में खीर बोलने लग गए। चक्षु संस्कृत में चक्षु बोलते थे, हिंदी में आंख बोलते हैं। दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध, संस्कृत में दुग्ध बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। पुस्तक, ठीक है, और इसकी जगह हम किताब, किताब हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द, किताब तद्भव शब्द है। समझ में आ गया आपको? उनके उदाहरण में लिख देते हैं उनके सामने। नेत्र, तद्भव शब्द, दुग्ध मतलब दूध, खीर आदि। ठीक है, ऐसे देशज शब्द होते हैं, देशज और विदेशज शब्द। देखो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंदर हम कोई बदलाव के नहीं आते। देखो देशज शब्द होते हैं वे शब्द जो कुछ बदलाव के नहीं आते, वो संस्कृत भाषा से ना, नहीं संस्कृत भाषा से नहीं आते और ना इनमें कुछ बदलाव होता। देशज शब्द वे शब्द होते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो कि हमारे मतलब जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो किस देश से आ जाते हैं, मतलब वो कहाँ से आए,
क्या उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पगड़ी, लोटा, धोती, ये शब्द हमारे देशज शब्द में आता है। पगड़ी, लोटा, थाली, धोती, तेंदुआ, ये सब हमारे देशज शब्द के अंदर आते हैं। अब हमें थोड़ा पता तेंदुआ किस देश से आया है, कोई कहाँ से, मतलब कैसा शब्द है, ठीक है, हमें नहीं पता ये संस्कृत का है, हिंदी का है, अरबी का है, पुर्तगालियों का है, डच का है, किस भाषा का है ये हमें नहीं पता, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। थाली, तेंदुआ, धोती, लोटा आदि, ठीक है। तो फिर आती है विदेशज शब्द की बारी। विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं मतलब जो विदेशियों से आते हो, ठीक है। जैसे कि विदेश, हम हमसे विदेशी लोग कौन होते हैं, हमसे विदेशी होते हैं पुर्तगालियां होते हैं, डच होते हैं, या फिर वो होते हैं अंग्रेज, अंग्रेज होते हैं, वे हमसे विदेशी है ना, वो विदेशी लोग होते हैं। तो उनकी जो उनके शब्द कैसे कैसे होते हैं देखो। अब हमने कैसे शब्द सुने, डॉक्टर आपने शब्द सुना ही होगा, डॉक्टर है ना हमारा, ये हिंदी भाषा नहीं है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये विदेशी लोगों का शब्द है डॉक्टर, क्योंकि जो डॉक्टर शब्द है ना वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। जो हम इसे हिंदी में लिखते हैं पर वो हिंदी में नहीं होता, वो इंग्लिश में होता है। हिंदी में तो उसे चिकित्सक कहा जाता है और इंग्लिश में उसे डॉक्टर। तो ये विदेशी शब्द है, ज्यादातर इसे यूज करते हैं। ऑफिसर, ये भी विदेशी शब्द है। अदालत, ये भी विदेशी शब्द है। डॉक्टर के अंदर ये जो हमें मात्रा दिखाई दे रही है ना, ये थोड़ा चंद्र बिंदु की तरह ही है पर है नहीं ये पूरा, तो ये इस टाइप की ध्वनि होती है हमारी, इस टाइप की ध्वनि होती है जिसे हम कहते हैं आगाज चिन्ह। ये एक चिन्ह होता है, ये आगाज चिन्ह कहलाते हैं। ये सदा, ये हमारे जो आगाज चिन्ह है ना, अंग्रेजी भाषा से आई है हमारी हिंदी भाषा में। डॉक्टर, चिकित्सक, अदालत, ये ऐसे शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? तो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ लिया और हमारा एक रह गया है रचना और बनावट के आधार पर, जिसके भेद हैं यौगिक, योगरूढ़, यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़ शब्द, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रूढ़ होता है, दूसरा योगरूढ़ होता है और तीसरा यौगिक होता है। तो ये 3 शब्द होते हैं। पहला हमारे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, अगर इन्हें हम इकट्ठा लिखे, मतलब इनके उदाहरण देती हूँ फिर बताऊंगी। रूढ़ शब्द के उदाहरण हमारे होते हैं कल, जप, जल और तप, ये होते हैं हमारे रूढ़ शब्द के उदाहरण। कहने का मतलब है कि अगर इन शब्दों को हम ऐसे बहुत सारे होते हैं, जल, कल, तप, कोई भी ऐसे शब्द, ठीक है, ये एक ऐसे शब्द होते हैं, अगर इन्हें हम इकट्ठा लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ मिलेगा, मतलब ये सार्थक शब्द होंगे। सार्थक और निरर्थक बताई थी ना, तो ये हमारे सार्थक शब्द होंगे। अगर इन्हें हम खोल देंगे तो ये निरर्थक हो जाएंगे। जैसे कि कल है, अब कल का अर्थ होता है क्या? समय। जब का भी अर्थ है जाप, जल, पानी, तप, तपस्या वाला। तो सब 3 चारों का अर्थ है हमारा। अगर इन्हें हम अलग लिख देंगे, मतलब क्या को अलग लिख दिया, प्लस में लय को अलग लिख दिया, तो इन दोनों का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अब क्या का क्या अर्थ है? कोई सार्थक शब्द है, लय कोई सार्थक है नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जप है, जप को अलग लिख दो, जय का कोई अर्थ नहीं है, पै का कोई अर्थ नहीं है। जल में अलग लिख दो, जय का कोई अर्थ नहीं है, लय का भी नहीं है, तय का भी नहीं है, पै का नहीं है। अगर इन्हें इकट्ठा करेंगे तब इनकी जगह अर्थ निकलता है, तो वही रूढ़ शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनको अगर हम एक साथ रखेंगे तो उनका कोई अर्थ निकलेगा, पर अगर उन्हें हम तोड़ देंगे, खोल देंगे, तो उनका अर्थ निरर्थक बन जाएगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, अगर जब इन्हें हम लिखते हैं, अगर इन्हें हम लिखते हैं तो ये सार्थक होते हैं, एक साथ लिखेंगे। अगर इन्हें हम तोड़ देंगे ना तो वो सार्थक ही रहेंगे, निरर्थक नहीं बनेंगे। जैसे कि हम स्वदेश, स्वदेश में इसका एक अर्थ हुआ
स्वदेश अपना देश, ठीक है। तो हम इस शब्द का अर्थ निकलता है मतलब ये सार्थक शब्द है। अगर इन्हें हम तोड़ देंगे, खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, सव प्लस में देश। तो इसके अंदर शव का भी अर्थ होता है अपना और देश का भी अर्थ है देश। दोनों का अर्थ है मतलब दोनों सार्थक शब्द है। ऐसे लिखेंगे तो भी सार्थक, तोड़ेंगे तो भी सार्थक होगा। शव राज्य, अपना राज्य, सव अपना और राज्य राज्य हो गया। तो अगर हम तोड़ देंगे ये नहीं तो भी हमारा ये सार्थक ही रहेगा, ठीक है। स्वराज्य ये लिख दिया। अपना राज्य, वैसे मीनिंग अपना राज्य अगर वैसे तोड़ के लिखेंगे तो स्व का मतलब अपना होता है और राज्य मतलब तो स्व राज्य मतलब अपना। फिर आता है यौगिक। यौगिक जो ऐसे शब्द होती है मतलब अगर इन्हें हम लिखे ना तो ये किसी एक या दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वैसे शब्दों से मिलकर तो वैसे वाक्य बनते हैं, पर जब इन्हें हम लिखते हैं ना और इसका जब अर्थ प्रकट करते हैं तो वो शब्दों के मिलकर बनता है अर्थ, ठीक है। और जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है हमारे यौगिक शब्द। जैसे कि हम उदाहरण बताते हैं, दशानन। दशानन, तो जो दशानन है हमारा ये हमारा यौगिक शब्द है। अगर इसका अर्थ जानोगे तो दश आनन है जिसके मतलब 10 सिर वाला, तो कौन हमारा रावण। तो इसके जो अर्थ को प्रकट करे है ना वो होता है एक या दो शब्दों के, जो शब्दों से बना हमारा। बहुत सारे शब्द लिखे 10 आनन वाला मतलब जिसके 10 मुख हो, जैसे कि रावण। तो दशानन हमारा यौगिक शब्द है जिसका जब हम अर्थ जानेंगे तो कुछ सेंटेंस टाइप का अर्थ निकलेगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारा द्वार चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, जैसे विष्णु, भगवान विष्णु हो गए, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, श्री जैसे श्री गणेश, ठीक है। तो लंबोदर, चतुर्भुज, दशानन ये सब हमारे क्या है, यौगिक शब्द, ठीक है। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। तो मैंने बताया था मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी इनके बाद। तो प्रैक्टिस के में मैं आपको बताऊंगी कि इनके बारे में दोबारा रिपीट करवाऊंगी। कहने का मतलब ये था मेरा। तो शब्द की परिभाषा, शब्द क्या होते हैं, दो वर्णों या अक्षरों का मेल, वर्णों या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द पर अगर हम उसका कोई भी वर्णों को जोड़े ना तो उनका अर्थ भी निकलना चाहिए, ऐसे किसी को नहीं जोड़ सकते, तब जाकर वो शब्द कहलाएंगे। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर, बनावट या फिर रचना के आधार पर, फिर आता है हमारा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार, ठीक है। तो ये हमारा रचना मैंने बता दिया ना कि प्रयोग और अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, उत्पत्ति, स्रोत, रचना, बनावट, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे 2 वेदन, निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर भी 2 वेदन, विकारी और अविकारी शब्द जिनके टुकड़े, मतलब विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, मतलब जो हमारे लिंग वचन के, अगर लिंग वचन के आधार पर जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है विकारी, नहीं होता है अविकारी। सार्थक जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो। क्या तत्सम, तद्भव, देश विदेश। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से बिना बदलाव के हिंदी भाषा में है वो तत्सम शब्द। तद्भव कुछ बदलाव में है तो तद्भव शब्द। देशज जो ऐसे शब्द हो जो कहीं से, मतलब हमें ये ना पता हो कि वो किस देश से, मतलब किस भाषा के शब्द है, वो देशज। और विदेशज मतलब जो विदेशियों से होता है, जैसे कि ऑफिसर, डॉक्टर, ये सारे शब्द हो गए। फिर आता है रचना के आधार, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। रूढ़ होता है कल जब, मतलब अगर इन्हें एक साथ लिखे तो अर्थ निकले सार्थक हो और खोल दे तो निरर्थक हो जाते हैं। योग रूढ़ में एक साथ लिखते हैं तो अर्थ सार्थक होते हैं, तो खोल जाते हैं तो निरर्थक हो जाता है। यौगिक होते हैं अगर अगर इन्हें हम लिखे ना तो इनका जो अर्थ होता है, अर्थ हमारा जो भी अर्थ है ना वो हमारे 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बन होता है। और जो इनका जो जिससे मीनिंग, मतलब जिससे इसका अर्थ बना ना वो हमारा यौगिक शब्द होता है, ठीक है। यौगिक शब्द समझ गए। अब हमारे पूरे शब्द की परिभाषा हो गई, मतलब शब्द चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।